तो ये है इसका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट, अगला है पोर्ट्स के बारे में। इससे एक सवाल जरूर पूछा जाता है। पोर्ट वर्ड का मतलब होता है कंप्यूटर्स में वो सारे कनेक्टर्स जिससे कि बाकी कनेक्टर्स जोड़े जाते हैं। आपके स्क्रीन पर पोर्ट्स का बहुत सारा डिटेल दिया गया है। आप लोगों को ये सारे पोर्ट्स लैपटॉप में भी मिलते हैं और साथ ही साथ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में भी मिलते हैं। अगर आप गौर करें तो ऊपर के ये दो पोर्ट्स है, इनको हम PS2 पोर्ट कहते हैं, पेरिफेरल सीरियल पोर्ट्स। इसमें आप लोग अपना माउस और कीबोर्ड प्लग करते हैं। साथ ही साथ एक ये जो पोर्ट देख रहे हैं, इसमें लैन की केबल लगती है, जिसको आप लोग अथरनेट केबल भी कहते हैं। ये लैन पोर्ट कहलाता है। आपको अगर सिस्टम से सिस्टम जोड़ने हैं या ब्रॉडबैंड जोड़ना है तो आपको इस पोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो यही क्वेश्चन था इस बार कि अथरनेट पोर्ट क्या है या अथरनेट पोर्ट कहां पे होता है, तो लैन पोर्ट को ही अथरनेट पोर्ट कहा गया है। आप लोग सभी USB पोर्ट के बारे में पहले से जानते हैं। इसमें आप पेन ड्राइव, मॉडेम, ये सारी चीजें लगाते हैं। यूनिवर्सल सीरियल बस, सीरियल पोर्ट अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। पहले मैकेनिकल माउस जो हुआ करते थे, जिनके अंदर बॉल हुआ करती थी, वो इस पोर्ट्स के थ्रू कनेक्ट होते थे। VGA मॉनिटर का पोर्ट होता है। ये भी पूछ लिया जाता है मॉनिटर किस पोर्ट में लगता है, कई सारे ऑप्शन दिए रहते हैं। तो आपका सही जवाब होगा VGA, वीडियो ग्राफिक्स एरे। एक और पोर्ट दिया रहता है, ये जो लंबा सा आप देख रहे हैं, ये प्रिंटर पोर्ट है। इस प्रिंटर पोर्ट में प्रिंटर केबल कनेक्ट की जाती है। जो भी पुराने प्रिंटर्स हैं, डॉट मैट्रिक्स वगैरह, वो सब इसी पोर्ट के थ्रू लगते हैं। आजकल के नए प्रिंटर्स USB में लगने लगे हैं। ये जॉयस्टिक के लिए भी है। आजकल ये भी खत्म हो गया है जॉयस्टिक का ये पोर्ट ना होकर USB पोर्ट में ही जॉयस्टिक लगने लगी है। ये नीचे के मल्टीमीडिया पोर्ट्स हैं, जिसमें आप स्पीकर, लाइन इन और माइक्रोफोन लगा सकते हैं। तो पोर्ट से जुड़ा हुआ अगर सवाल आता है तो आपके पास ये है। एक चीज और बता दें, इंडिया में हमारे पास जो अथरनेट है वो 100 MPBS 10/100 MPBS को सपोर्ट करता है। अगला क्वेश्चन प्रोटोकॉल का है। इसके बारे में सुन लीजिए। प्रोटोकॉल हमेशा पूछा जाता है, बहुत सारे बच्चे इसके बारे में नहीं जानते। तो चलिए प्रोटोकॉल के बारे में देखते हैं। प्रोटोकॉल वर्ड जब आ जाता है तो इसका मतलब होता है बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड मेथड या यूं कहिए कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशन जिससे कि एक जगह से फाइल को दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सके। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास कुछ फाइल है या कुछ डेटा है मेरे फोन में, वो आपके फोन में ट्रांसफर करना है, तो हम लोगों के दोनों के बीच में एक कॉमन प्रोटोकॉल होना जरूरी है। आप लोगों में जानते होंगे, आप फोन से फोन ट्रांसफर करने के लिए नॉर्मली शेयर इट ऐप खोल लेते हैं। लेकिन अगर मैं शेयर इट ऐप खोलूं और आप कोई दूसरा ऐप खोल लें, जैसे FTP ऐप खोल लें, तो क्या डेटा ट्रांसफर होगा? नहीं होगा, क्योंकि दोनों में प्रोटोकॉल डिफरेंट हो जाएंगे। हमें भी शेयर इट खोलना है और आपको भी शेयर इट खोलना है, तभी कॉमन प्रोटोकॉल से ही डेटा ट्रांसफर होगा। कंप्यूटर में भी ऐसा ही होता है। ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जिनके थ्रू डेटा ट्रांसफर होता है, इंटरनेट में, नेटवर्किंग में, आपस में, फाइल्स में, ऐसे बहुत सारे। इन्हीं प्रोटोकॉल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये प्रोटोकॉल्स में जो सबसे फेमस प्रोटोकॉल है, जिसका नाम है TCP/IP। वैसे आपको बता दें, इसके लिए एक सेपरेट क्लास भी होगी प्रोटोकॉल्स की। फिलहाल TCP/IP का पूरा मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये 100% पूछा ही जाता है हर बार। इस प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? एक्चुअली ये इंटरनेट के डेटा ट्रांसफर करने का काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एक सेंडर हैं। इस फोटो से यहां समझ आ रहा होगा कि आप यहां से कोई मेल भेज रहे हैं, और दूसरा रिसीवर है जो कहीं दूसरी जगह पे है, दूसरी कंट्री में है। आपके द्वारा भेजी गई मेल उसके पास पहुंचेगी कैसे, ये प्रोटोकॉल तय करता है। प्रोटोकॉल पहले ये जो मेल है, मेल बेसिकली एक फाइल है। उस फाइल को 1010 से मिलकर बनाया गया है। वो करता क्या है, पहले इस 10 वाली सारी फाइल को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ देगा। पैकेट्स यानी छोटे छोटे हिस्से। वो सारे पैकेट्स को एक ऑर्डर देगा। अगर मान लीजिए कोई फाइल 1 MB की है, तो उसने 10-10 करके KB में बहुत सारी पैकेट्स बना लिए। अब उनका सीक्वेंस ना खराब हो जाए, इसलिए सबके आगे सीक्वेंस कोड भी लगा देगा। वो पैकेट्स अलग अलग रास्तों से होते हुए जाएंगे। कोई इस राउटर से होते हुए जा रहा है, कोई दूसरे सर्वर से होते हुए जा रहा है, और पहुंचेगा मेन रेसिपिएंट के पास। रेसिपिएंट कहीं पे भी हो सकता है, ये पाने वाला आदमी है। ये दिल्ली, कलकत्ता, सिंगापुर, कहीं पे भी हो सकता है। ये यहां पे जब पहुंचेगा या यहां पर जब ये फाइल इकट्ठा होगी, TCP/IP यहां फिर से काम करेगा। TCP/IP यहां पे वो सारे पैकेट्स को फिर से उसी सीक्वेंस में दोबारा अरेंज कर देगा और इस फाइल को इस सर्वर पे डिलीवर कर देगा। अगर ये छोटे छोटे पैकेट्स में ना तोड़ता, तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता कि अगर फाइल मान लीजिए बहुत बड़ी है, 20 MB की फाइल है, अगर इसने भेज दी तो वो पूरा का पूरा ट्रैफिक उसी फाइल को भेजने में बिजी हो जाता। बाकी लोग जो बाकी यूजर हैं उनको रास्ता ही ना मिलता। छोटे छोटे पैकेट्स में क्या है, थोड़ा पैकेट्स का डेटा आपका भेज दिया, थोड़ा उनका भी भेज दिया, थोड़ा इनका भी भेज दिया, इस तरह करके सबका काम चलता चला गया और कुछ ही देर में सब इकट्ठा भी हो गया।
अगर कोई गेटवे स्लो भी है तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरी तरफ के चैनल से पहुंचा दिया उसे। तो ये फायदा होता है, ये सारा काम टीसीपी/आईपी का होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स। तो इसी तरीके के बहुत और सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, आप लोग फिलहाल फुल फॉर्म्स नोट कर लीजिए, बाकी हम लोग इसको सेपरेट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोग ये प्रोटोकॉल्स के फुल फॉर्म्स लिख लीजिए, ये जरूर पूछ लिए जाते हैं, और सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है पीओपी और एसएमटीपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वैसे हम आने वाले समय पे इसके बारे में फिर से डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है एक्सेल के फंक्शन कैटेगरी से। चलिए इसके बारे में भी बात कर लें। आप लोग सभी जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम लोग फॉर्मूलाज यूज करते हैं, फंक्शंस यूज करते हैं। जैसे अगर इनको ऐड करना है तो हमारे पास सम फंक्शन है, जोड़ना है, घटाना है, एवरेज है। जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये नहीं पूछा गया, वो क्वेश्चन पूछा गया कि आप लोग जो फॉर्मूलाज डालते हैं वो फॉर्मूलाज किस किस कैटेगरीज में आते हैं। अगर आप लोग देखें तो ये फॉर्मूलाज है और ये इनकी अलग अलग कैटेगरीज है। अगर मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री पे क्लिक करें तो मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्रीज के ये क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह के फॉर्मूलाज हैं। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था हमारे टेस्ट में वो पूछा गया था इस तरीके से कि फैक्ट जो फॉर्मूला है वो किस कैटेगरी में आता है फॉर्मूलाज की। तो सही जवाब था मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर? तो आप लोगों को ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं। वैसे आपको बता दें फॉर्मूला क्या काम करता है उसी पर उसका कैटेगरी डिपेंड करती है। आप लोगों को इतनी प्रकार की कैटेगरीज हैं ये पता होनी चाहिए। आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि एक्सेल में फाइनेंशियल, डेट एंड टाइम, मैथ्स, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिकल, लुकअप, डेटाबेस, टेक्स्ट, लॉजिकल, इंफॉर्मेशन, इंजीनियरिंग और क्यूब, ये सारी कैटेगरीज आती हैं। अगर कोई मैथमेटिक्स का होगा जैसे साइन, कॉस, टैन, पावर, ये सब मैथमेटिक्स में जाएंगे। स्टैटिकल होगा एवरेज, मीन, मीडियन, मोड, ये सब एवरेज वगैरह सब स्टैटिकल्स में जाएंगे। उसी तरह लॉजिकल में इफ, एंड, ये सब चले जाते हैं। फंक्शंस अलग अलग हैं, तो आपको ये बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन किस कैटेगरीज में बिलोंग करता है। जो मेन फंक्शंस हैं वो हम लोग एक दिन फिर से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से 10-12 फंक्शंस हैं जो हमेशा पूछ लिए जाते हैं। सब तो नहीं आता, बहुत ही छोटा सा कोई ना कोई एक या आधा कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। हाँ, बस एक क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लगाना है तो इनिशियली शुरुआत इक्वल से होती है। ये हमेशा पूछ लिया जाता है कि एक्सेल के फॉर्मूले शुरू कैसे करते हैं, प्लस, माइनस, डिवाइड, इक्वल। तो आप कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे, भले वो एवरेज हो भले वो कोई भी हो, तो पहले आप इक्वल लगाएंगे और उसके बाद फॉर्मूला या फिर आप लोग आर्गुमेंट क्लिक कर एंटर करेंगे। क्लियर? तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कंट्रोल पैनल से। आपको इसके बारे में भी बता दें, आप लोगों के सभी कंप्यूटर्स में कंट्रोल पैनल दिया रहता है जो कि आपके कंप्यूटर्स की सेटिंग्स के लिए बनाया गया है। आप रन पे जाके कंट्रोल से खोल सकते हैं इसे, आप चाहें तो स्टार्ट के अंदर भी कंट्रोल पैनल आपको दिखाई देगा, और ये है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल वो हिस्सा है जिससे कि आप अपने कंप्यूटर्स की सारी सेटिंग्स करते हैं। इसमें बहुत सारी सेटिंग्स दी रहती हैं, जैसे कि आप लोग अपने साउंड सेटिंग, टास्क बार की सेटिंग, यूजर अकाउंट्स बनाना, साथ ही साथ आप लोग नेटवर्किंग, कीबोर्ड, सभी सेटिंग्स ऑलमोस्ट दी रहती हैं। इसी में आप लोगों के आपके कंप्यूटर्स का बैकग्राउंड चेंज करना और माउस की सेटिंग्स, ऐसे बहुत सारी सेटिंग्स दी रहती हैं। तो अगर कभी कोई सेटिंग से जुड़ा हुआ सवाल आए तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कंट्रोल पैनल से ही उसकी सेटिंग की जाती है। आप जैसे मोबाइल में भी तो सेटिंग ऑप्शन दिया जाता है, आप ऊपर से नोटिफिकेशन के साइड में जाके मोबाइल का सेटिंग्स खोलते हैं, फिर उसके अंदर से आप लोग फॉन्ट वगैरह चेंज करते हैं। इसमें भी वही सेटिंग सारी कंट्रोल पैनल से दी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पावर पॉइंट में फोटो एल्बम्स कहां से बनते हैं या कैसे बनते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा है, इसको भी देख लीजिए। अगर आपको पावर पॉइंट यूज कर रहे हैं और पावर पॉइंट में अगर आपको कोई फोटो एल्बम बनाना है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पावर पॉइंट की स्लाइड है और मेरे को इस पे फोटो एल्बम डिजाइन करना है, तो मैं इंसर्ट में जाऊंगा और देखिए यहां पर फोटो एल्बम ऑप्शन मिल जाता है। तो पहली चीज ये इंसर्ट के अंदर होता है। फोटो एल्बम पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मुझसे पूछा जाएगा कि आपको कौन कौन सी फोटोज इसमें ऐड करनी है। तो मैंने फाइल पे क्लिक किया, अपनी चुनिंदा फोटोज जो मेरे को अच्छी लगती हैं, जो एल्बम में मैं जोड़ना चाहता हूं, वो फोटोज मैंने यहां से सिलेक्ट कर ली, और सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहां पर सीधा इंसर्ट कर दिया। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो मैंने 3 फोटोज इंसर्ट की थी, उसका उसने एक एल्बम डिजाइन कर लिया इस तरीके से। तो ये आपके एल्बम का काम करता है। ये फायदेमंद इसलिए है क्योंकि अगर घर पे कोई फंक्शन होता है और अगर उसमें 40-50 फोटोज खींच ली गई हैं, तो आप उसको एक स्लाइड शो देना चाहते हैं तो फोटो एल्बम बना लें, यहां एल्बम का नाम डाल दें और बस उसको यहां से इंसर्ट करा लें। लीजिए सारी फोटोज एक एक करके आ गई। अब आपको पता ही है कि फोटो एल्बम पर आप लोग टाइमिंग, एनिमेशंस वगैरह डालकर इसको और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा फोटो एल्बम कैसे बनता है। नेक्स्ट है हेडर एंड फुटर। ये सवाल हर बार पूछा जाता है।
ये हर किसी में होता है, भले वो एक्सेल हो, वर्ड हो, पावर पॉइंट हो। हेडर एंड फुटर, हेडर वर्ड का मतलब होता है किसी भी फाइल या स्लाइड या पेपर के टॉप में लिखने वाला, और फुटर यानी बॉटम पर। अब ये कैसे आएगा, ये सिंपल है, ये हर किसी में व्यू में ही होगा। आपको आप लोग देख सकते हैं, जैसे पावर पॉइंट में हम लोग यूज कर रहे हैं, तो पावर पॉइंट में इंसर्ट के अंदर दिया गया हेडर एंड फुटर। आप इसे क्लिक करिए, क्लिक करते ही पूछ रहा है कि आपको कहां पे फुटर पे क्या लिखना है, तो हमने फुटर पे कुछ नाम टाइप कर दिया। अप्लाई करेंगे तो एक स्लाइड पे होगा, अप्लाई टू ऑल कर देंगे, सभी स्लाइडों पे ये अप्लाई हो जाएगा। अगर आप देखें तो इस स्लाइड के बॉटम पर आप देखेंगे कि यहां पर प्रेजेंटेशन के सबसे बॉटम पर फुटर पे नाम आ गया। उसी तरह आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक पेज खोल लिया, अब हम लोगों को हेडर फुटर यूज करना है, तो देखिए इंसर्ट के अंदर हेडर ऑप्शन दिया है, आप हेडर पे क्लिक कर दीजिए। यहां पूछ रहा है किस तरह का हेडर चाहिए, मैंने एक हेडर चूज कर लिया, यहां पर मैंने टाइप कर दिया कोई भी जो आपको हेडर पे देना है, और ऊपर से क्लोज कर दिया। अब अगर आप देखेंगे तो इस पन्ने के टॉप में ये दिखाई दे रहा है, आप देखेंगे तो हर पन्ने के टॉप में ये दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं प्रिंट आउट निकालूं इस फाइल का, तो आप देखेंगे टॉप में ये ऑटोमेटिकली हेडर आ गया। अगर फुटर लिख देता तो बॉटम पे आ जाता। इसी तरीके से हेडर एंड फुटर अप्लाई किया जाता है। यही चीज आप एक्सेल में भी पाएंगे, वर्ड में भी पाएंगे, सभी सॉफ्टवेयर में रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉपअप। पहले तो इसके बारे में जान लें, पॉपअप क्या है, पॉपअप कैसे काम करता है, पॉपअप को डिसेबल कैसे करते हैं। पॉपअप का मतलब कुछ खास नहीं, जब कभी आप कोई इंटरनेट खोलते हैं और इंटरनेट पर आप लोग कभी भी कोई वेबसाइट डालिए, तो आप देखेंगे एक एक्स्ट्रा वेबसाइट स्क्रीन पर जरूर खुल गई है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर इंटरनेट एक्सप्लोरर खोला और मैंने यहां रेडिफ की साइट डाल दी, अभी शायद पॉपअप ब्लॉक हो। तो जब मैं कोई एक वेबसाइट खोलता हूं, तो जैसे ही वेबसाइट खोलूंगा एक अलग से स्क्रीन जरूर खुल जाएगी किसी दूसरी वेबसाइट की या कोई एडवर्टीजमेंट की। वो अलग से स्क्रीन जो खुलती है उसी को हम लोग कहते हैं पॉपअप विंडो। लेकिन अगर आपको वो परेशान कर रही है, बिकॉज हमारी वो रिक्वायरमेंट नहीं है, वो तो एडवर्टीजमेंट है, अगर वो आपको परेशान कर रहा है तो आप टूल्स में जाकर इंटरनेट ऑप्शन पे जाइए और आप लोग अपना पॉपअप को ब्लॉक कर दीजिए। पॉपअप ब्लॉक करने का मतलब होता है कि हम नहीं चाहते कि हमारा ये पॉपअप खुले। तो देखिए प्राइवेसी के अंदर टर्न ऑन पॉपअप ब्लॉकर है, तो मैंने यहाँ ऑन कर रखा, अगर मैं इसे हटा दूंगा तो ब्लॉकर ऑफ हो जाएगा, यानी कि आप पॉपअप आने लगेंगे। तो पॉपअप वो छोटे छोटे एडवर्टीजमेंट स्क्रीन्स हैं जो किसी भी वेबसाइट को खोलते समय ऑटोमेटिकली खुल जाती है। ये आपके फोन में भी होता है, खासकर जब कभी आप मूवी वगैरह डाउनलोड करिए, क्लिक करिए कुछ और खुल कुछ और जाता है, फिर हम बंद करके बैक आके फिर से खोलते हैं। तो उसके बाद आपको ये पॉपअप ब्लॉकर ऑन कर देंगे, तो ये ऑन करने के बाद इस तरह के पॉपअप्स नहीं खुलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बूटिंग से जुड़ा हुआ। पूछा गया था कि वार्म बूटिंग क्या है। आपको बता दें, बूटिंग वो प्रक्रिया है जिससे आप सिस्टम ऑन करते हैं, तो ऑन करने के बाद आपका सिस्टम पूरी तरीके से अपने सारे पार्ट्स चेक करता है, आपके स्क्रीन पर मैसेजेस दिखाता है और उसके बाद डेस्कटॉप आ जाता है। ये पूरी प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है, ऑन होने से डेस्कटॉप तक आने तक की। बूटिंग दो तरह की होती है, एक कूल बूटिंग और एक वार्म बूटिंग। कूल बूटिंग का मतलब है सिस्टम ऑफ है काफी दिन से, आपने उसके बाद ऑन किया तो वो कूल बूटिंग है। लेकिन आप चलते हुए सिस्टम को किसी कारण से रीस्टार्ट करते हैं, तो वो गर्म सिस्टम है इसीलिए रीस्टार्ट हुआ है, क्योंकि आपकी जरूरत है, कोई कुछ ऐसी हैंग हो गया है, समथिंग कुछ भी प्रॉब्लम थी, तो हम लोग उसे कहते हैं वार्म बूटिंग। एक और चीज बता दें, वार्म बूटिंग की शॉर्टकट की भी होती है कंट्रोल ऑल्ट और डेल। आप ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डेल बटन दबाकर भी वार्म बूटिंग कर सकते हैं। तो ये बूटिंग से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन रिजोल्यूशन, इसके बारे में समझ लीजिए। रिजोल्यूशन वर्ड का मतलब होता है घनत्व, डॉट्स का घनत्व। एक चीज, आप लोग जो स्क्रीन पे रिजोल्यूशन देखते हैं उस रिजोल्यूशन को नापा जाता है पिक्सल में, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आजकल आप लोग सुनते भी होंगे एचडी क्वालिटी, हाई डेफिनेशन, तो वो एचडी वर्ड जो है वो पिक्सल की क्वालिटी दिखाता है। जितना ज्यादा हाई रिजोल्यूशन उतने ज्यादा घने डॉट्स, बहुत ही बारीक बिंदियां। तो स्क्रीन के रिजोल्यूशन को पिक्सल में नापा जाता है। इसको दूसरे शब्दों में पीपीआई भी कहा जाता है, पिक्सल पर इंचेस। लेकिन जो प्रिंटर निकालता है उसको डीपीआई कहा गया है, डॉट पर इंचेस। ये प्रिंटर की क्वालिटी शो करता है, जितने ज्यादा रिजोल्यूशन का डीपीआई का प्रिंटर उतनी बढ़िया क्वालिटी की फोटोज। तो कंप्यूटर्स में स्क्रीन रिजोल्यूशन को पिक्सल या पीपीआई में और प्रिंटर्स को डीपीआई में, डॉट पर इंचेस में नापा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आप कोई भी माउस
किसी के भी ऊपर ले जाते हैं, किसी भी वर्ड या टेक्स्ट पर, तो हाथ बन जाता है। क्यों, किसके कारण? तो सही जवाब आपको पता है, हाइपरलिंक के कारण। हाइपरलिंक किसी भी स्लाइड को, किसी भी फाइल को किसी से भी जोड़ने का काम करता है। आप लोगों को यह भी बता दें, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की कंट्रोल के होती है। आप कंट्रोल के दबाएं या इंसर्ट के अंदर हाइपरलिंक पे क्लिक कर दें। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे पूछा जाएगा कि हाइपरलिंक जो है वो किससे करना है, किस स्लाइड से करना है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको स्लाइड नंबर 1 से लिंक कर दिया, अब ये चीज हाइपरलिंक हो गई है। अब देखिए, जब मैं प्रेजेंटेशन चला रहा हूं और जैसे ही हाइपरलिंक के ऊपर माउस ले गया, ये हाथ एक शो करने लगा, और जैसे ही मैं इसे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली स्लाइड नंबर 1 खुल जाएगी। तो ये हाइपरलिंक को शो करता है, कंट्रोल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन था डिफॉल्ट पेजेस पावर पॉइंट में। आप लोग देखते होंगे जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला जाता है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते समय हम लोगों का डिफॉल्ट पेजेस जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब हम लोग काम कर रहे होते हैं तो जब वर्ड खुलता है तो कुछ इस तरीके से खुलता है। आपको बता दें, ये पन्ना जो आप लोगों को ऐसे दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कहते हैं पोर्ट्रेट। ये पोर्ट्रेट में खुलता है। आप लोग बाद में चाहें तो इसको लैंडस्केप में चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको पेज लेआउट में या लैंडस्केप ऑप्शन दिया रहता है, देखिए आप इसे चौड़ाई में बदल सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट खुलता पोर्ट्रेट ही है। उसी तरीके से पेपर का साइज आप लोग A4 भी ले सकते हैं, जैसा चाहें वो पेपर साइज वगैरह यहां से चेंज कर सकते हैं। मार्जिन आपके नॉर्मल रहते हैं, आप चाहें तो बाद में बदल भी सकते हैं। पावर पॉइंट में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब पावर पॉइंट की स्लाइड्स खुलती है तो स्लाइड्स ऐसे चौड़ाई में रहती है, जिसे हम लोग कहते हैं लैंडस्केप में। आप चाहें तो बाद में इसको पोर्ट्रेट या दिस में भी चेंज करना चाहें, आप लोग इसको बाद में बदल भी सकते हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। वो जैसा भी चेंज करना चाहें आप लोगों को बदलने के लिए ऑप्शंस खुल जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आया है या नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है वो आया है प्लगइन्स के बारे में। ये भी समझ लीजिए क्या होता है। ये आपके क्रोम में रहते हैं या फिर आप लोग फायरफॉक्स में इंस्टॉल कर सकते हैं। प्लगइन्स वो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हैं जो हम लोग अपनी जरूरत के हिसाब से इसमें ऐड करा लेते हैं। जैसे मैंने ये क्रोम ब्राउजर खोला है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक छोटा सा सिंबल आ रहा है। ये बेसिकली एक साइट है कंपेयर हटके, उसका प्लगइन्स है। आप लोग प्लगइन्स यहाँ पे लिख दीजिए, गूगल पे टाइप कर दीजिए प्लगइन्स, आपके सामने बहुत सारे क्रोम प्लगइन्स खुल जाएंगे। अब आपको जिस चीज की ज्यादा जरूरत है वो प्लगइन्स एक्सटेंशंस यहां पर ऐड करा लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरे को कोई न्यूज ज्यादा पढ़नी होती है, तो मैं न्यूज के लिए बार बार साइटें क्यों खोलूं, मैं न्यूज लिखकर यहां पर एंटर मार दूं, न्यूज से जुड़े हुए देखिए कितने सारे प्लगइन्स आ गए। आपको जो भी प्लगइन्स चाहिए वो तुरंत यहां पे गूगल न्यूज यहां ये ऐड कर लीजिए, तो वो भी यहां साइड में दिखने लगेगा। अब अगली बार कभी भी मेरे को कोई भी न्यूज पढ़नी है तो मेरे को इधर उधर भटकना नहीं है। जैसे कोई गूगल में न्यूज अपलोड होगी, जैसे ही मैं क्रोम खोलूंगा वो प्लगइन साइड में अपने आप ओपन होते रहेंगे। और मेरा सिस्टम में अगर नेट लगातार चल रहा है तो बीच में साइड में पॉपअप विंडो में कोई भी न्यूज आएगी वो तुरंत अपडेट होती रहेगी, दिखती रहेगी। तो प्लगइन्स का ये फायदा रहता है कि ये हमारे लिए पर्सनलाइज एक अलग से छोटा सा सॉफ्टवेयर ऐप की तरह काम करते रहते हैं। आपको बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने फेसबुक का प्लगइन्स अपने सिस्टम पे डाल दिया, बिल्कुल इस तरह समझिए जैसे कि आप लोग ये रहे हमारे पास बहुत सारे प्लगइन्स, हमने फेसबुक वाला ऐड करा लिया। अब जब कभी कोई मैसेज, ऐसे नॉर्मली डेस्कटॉप में आप लोग फेसबुक अपडेट्स नहीं देख सकते, उसके लिए आपको क्रोम खोलना पड़ेगा, फेसबुक के अंदर लॉगिन करना पड़ेगा, तब नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। प्लगइन्स ऑन कर लिया तो जब कभी कोई नोटिफिकेशन या कुछ भी अपडेट हुआ, आप काम करते रहिए, सिस्टम के साइड में ऑटोमेटिकली पॉपअप खुल जाएगा और वो आप पढ़ सकते हैं। तो आपको डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा और लंबा मेथड भी यूज नहीं करना पड़ेगा। ये फायदा होता है प्लगइन्स का। तो ये प्लगइन्स हम लोग क्रोम और फायरफॉक्स में इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट आया था डुप्लेक्स के बारे में। इसके मतलब भी समझ लीजिए, जब कभी कोई डेटा एक जगह से दूसरी जगह, एक मशीन से दूसरी मशीन में भेजना होता है, ट्रांसफर करना होता है, तो उस ट्रांसफर करने के लिए हमें डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी का यूज करना होता है। जैसे कि आप लोगों ने वॉकी टॉकी के बारे में सुना होगा। वॉकी टॉकी जो होती है, जिसको खासकर पुलिस वाले या फिर इस तरह के सारे ड्यूटीज यूज करते हैं, तो ये वॉकी टॉकी जो आप लोगों ने देखा होगा उसमें दोनों एक तरफ बात नहीं कर सकते। देखिए इस तरीके से दिखाते हैं आपको। तो इस तरह की जो वॉकी टॉकीज आप देख रहे हैं, इसमें एक फ्रिक्वेंसी लेवल पे काम होता है। एक आदमी बोलता है तो उसके बाद वो जैसे टॉक करना होता है तो ये टॉक बटन दबाता है और फिर बोलता है, और दूसरा वाला उस समय टॉक बटन नहीं दबा सकता, वो सिर्फ सुन सकता है। जब ये बोलने के बाद आउट बोलता है, ओवर बोलता है, तब दूसरा वाला उपयोग करता है। देखा होगा आपने पुलिस वगैरह में या इस तरह के कमांडोज, और इसमें बोलते हैं हाँ भाई मिशन चालू है, ओवर एंड आउट। तो एक्चुअली ये ऐसा क्यों पॉसिबल है?
ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि ये हाफ डुप्लेक्स होते हैं। हाफ डुप्लेक्स का मतलब हुआ एक बार में एक तरफ से मैसेज ट्रांसफर होगा, दूसरी तरफ से नहीं। जब पहला मैसेज ट्रांसफर हो जाएगा तब दूसरा वाला उस अपना मैसेज वहां से सेंड करेगा। लेकिन फोन में भी क्या ऐसा ही होता है? फोन में भी आप लोग पहले अपनी गाथा गा लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं अब बोलो। नहीं, ऐसा नहीं होता। फोन पे फुल डुप्लेक्स काम करता है, आप भेज भी सकते हैं और उसी मोमेंट पे सुन भी सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स पे। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया था HTTP के बारे में, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल है, ये एक प्रकार का नियम है, आपके प्रोटोकॉल्स का ही अंतर्गत आता है, जो अभी लास्ट क्लास में आपको बताया जाएगा, नेक्स्ट क्लास में। इस प्रोटोकॉल में आप लोग जो एक तरह से जो वेब पेजेस हैं, वो एक से दूसरी जगह जो डेटा जाता है वो छोटे छोटे पैकेट्स में चेंज करता है। हाइपरटेक्स्ट यही काम करता है। इसीलिए आजकल जितने भी वेब पेजेस बनते हैं वो सारे HTML लैंग्वेज में बनते हैं। अगर हमारे यहाँ वेब पेजेस किसी और लैंग्वेज में बने, दूसरी कंट्री में कुछ और बने, तो हमारे पेजेस उनके यहाँ दिखेंगे ही नहीं। तो कॉमन लैंग्वेज का होना बहुत जरूरी है, वो है HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक छोटी सी कोडेड लैंग्वेज है जो आप नोटपैड पे स्क्रिप्टिंग में टाइप करते हैं और उसको HTTP के द्वारा सिंक्रोनाइज किया जाता है या इसी प्रोटोकॉल के द्वारा भेजा जाता है। अगर आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो आप देखेंगे उस वेबसाइट के खुलते ही उसके आगे HTTP जरूर लिखा रहता है। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था, HTTP में S का क्या मतलब होता है? S वर्ड का मतलब होता है सिक्योर। तो कभी भी अगर कोई भी वेबसाइट अगर खोलते हैं तो अगर उसके आगे S लगा है तो इसका मतलब है उसको गवर्नमेंट लाइसेंस मिला है, सिक्योरिटी लाइसेंस है। आप इस लाइसेंस को यहां क्लिक करके देख भी सकते हैं, ये वेरीफाई किया गया है गूगल के द्वारा। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग SBI बैंक की साइट खोलते हैं, ऑनलाइन SBI। अगर मैं सिर्फ ऑनलाइन SBI खोलूं तो देखिए ऑनलाइन SBI में भी आगे S लगा होगा, और जब मैं इसे क्लिक करूं तो ये बता रहा है कि इसको क्लास 3 सर्टिफिकेशन मिला है SSL का। तो इट मींस कि अगर आप लोग इस साइट पे पैसे का ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो एक सिक्योर ट्रांजैक्शन होगा। लेकिन ऐसी बहुत सारी साइटें हैं जिनको आप खोलते हैं और उनके खोलने के बाद आप लोग उस पर पैसे का ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर उसमें एस नहीं लगा है। जैसे अगर आप देखें रेडिफ खुला है तो रेडिफ में कोई भी सिक्योरिटी लाइसेंस नहीं है, सिर्फ आगे www लिखा है, कोई एस नहीं लगा, HTTPS नहीं लिखा है। तो ये इस पेज को सिक्योरिटी SSL सर्टिफिकेट नहीं मिला हुआ। तो आप कभी भी कोई ऐसा ट्रांजैक्शन ना करें पैसे का जिसमें HTTPS ना लगा हो आगे। कभी भी पैसे का ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो ऊपर एक बार जरूर देख लें कि साइट पे जब हम पैसा भेज रहे हैं तो वो S है भी कि नहीं। तो इसमें ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था, HTTP और HTTPS में S का क्या मतलब होता है?